आइए बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर फिजिक्स की फास्ट रिवीजन क्लास में। और इस वीडियो में हम लोग नील बोहर के परमाणु मॉडल के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आप इंटरमीडिएट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो, ये परमाणु मॉडल बहुत ही उपयोगी होने वाला है, क्योंकि किसी भी परमाणु की अगर हमें सटीक जानकारी लेनी है तो हमें नील बोहर के परमाणु मॉडल को बहुत ही बारीक से समझना पड़ेगा। देखिए, नील बोहर का परमाणु मॉडल कोई नया मॉडल नहीं है। इन्होंने रदरफोर्ड के ही मॉडल को चुराकर और उसमें कुछ कमियां निकाली और उन कमियों को दूर करके अपना एक नया मॉडल प्रस्तुत किया। उसी को नील बोहर का परमाणु मॉडल कहा जाता है। तो रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में, अपने अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग में कुछ निष्कर्ष निकाले और उन्हीं निष्कर्षों को उन्होंने अपनी परिकल्पनाओं के रूप में प्रस्तुत किया और उसी को रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहा जाता है। तो नील बोहर के परमाणु मॉडल को शुरू करने से पहले हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या कहता है, ताकि आपको नील बोहर का परमाणु मॉडल बेहतरीन तरीके से समझ में आए और हम बिल्कुल प्यार मोहब्बत से इस मॉडल को समझेंगे, ताकि आपको रटना ना पड़े, याद करना ना पड़े। तो रदरफोर्ड ने सोने की चादर के ऊपर अल्फा कणों की बमबारी की और उनको गिराया। अल्फा कणों के ऊपर धन आवेश होता है और धन आवेश एक दूसरे से नफरत करते हैं, और नफरत करने का मतलब एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्योंकि अल्फा कण के ऊपर धन आवेश होता है, तो उन्होंने जब सोने की चादर के ऊपर गिराया तो उन्होंने देखा कि नाभिक जो होता है वो परमाणु का केंद्रीय भाग होता है और बहुत छोटा सा भाग, जिसकी जो त्रिज्या होती है 10⁻⁻15 मीटर। जो नाभिक की त्रिज्या होती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये नाभिक है और इस नाभिक की त्रिज्या लगभग 10⁻⁻15 मीटर और परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर की त्रिज्या बताई जाती है। तो उन्होंने नाभिक की खोज कर दी थी और ये बताया था। तो रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में जब अल्फा कणों को गिराया सोने की चादर के ऊपर, तो उन्होंने देखा कि अधिकांश किरणें सीधी निकल गईं। तो उन्होंने पहला अपना निष्कर्ष निकाला था कि अधिकांश भाग खोखला है, क्योंकि जब सीधी निकल गईं, जो नाभिक से यानी कि जो परमाणु है, परमाणु के केंद्रीय भाग से जो दूर किरणें जा रही थी, दूर से गुजर रही थी, वो सीधी निकल गईं, जिसका उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। और जो किरणें केंद्रीय भाग की पास में जा रही थी वो विक्षेपित हो गई, और विक्षेपित होने का मतलब है कि इसके केंद्रीय भाग में संपूर्ण धनावेश संकेंद्रित रहता है और उसी संकेंद्रित भाग को उन्होंने नाभिक नाम दिया। और नाभिक के चारों ओर विभिन्न प्रकार की कक्षाएं होती हैं और उन कक्षाओं के बाहर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ में गति करता रहता है। ये रदरफोर्ड ने अपने निष्कर्षों में बता दिया था। और उन्होंने एक बात ये और बताई कि कोई भी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में किसी भी कक्षा में घूम सकता है। मतलब है, पहली कक्षा में घूमना चाहे तो पहली कक्षा में घूम सकता है, दूसरी कक्षा में चाहे तो दूसरी कक्षा में घूम सकता है, अगर तीसरी कक्षा में घूमना चाहे, इसी प्रकार से किसी भी कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन घूमना चाहता है तो वो अपने इच्छा अनुसार घूम सकता है। मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को उन्होंने आवारा घोषित कर दिया, लेकिन इलेक्ट्रॉन आवारा नहीं होता। इलेक्ट्रॉन आवारा क्यों नहीं होता, इसके लिए समझने के लिए हमें नील बोहर का परमाणु मॉडल समझना पड़ेगा। अब देखिए, नील बोहर का जो परमाणु मॉडल है ये आपके ऊपर लागू होता है कि इलेक्ट्रॉन की जगह पर आप अपने आप को रख कर देखिए। पूरा मॉडल आपके ऊपर लागू है, आपको याद नहीं करना है, आपको सिर्फ मजाक मजाक में प्यार मोहब्बत से समझना है। तो चलिए हम आपको थोड़ा सा आपको इलेक्ट्रॉन की जगह पर रखकर इस बात को समझाते हैं कि ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, थोड़े जो हमने पॉइंट लिखे हैं ताकि आपको याद रहे।
कि अगर आपके पास सीमित पैसा है तो आप सीमित जगहों पर ही घूम सकते हैं। अगर आपके पास फिजूल खर्च करने के लिए पैसा नहीं है तो आप अपने गांव में, अपने घर के आसपास की गलियों में ही चक्कर लगा सकते हैं। ये तो आपका नील बोर का पहली परिकल्पना हो गई कि अगर आपके पास सीमित पैसा है तो आप सीमित जगहों पर ही घूम सकते हैं। ठीक, दूसरी परिकल्पना समझिए कि अगर आपके पास सीमित पैसा है तो सीमित जगहों पर घूमने के लिए आपको ना तो किसी से उधार लेना पड़ेगा और ना ही किसी को देना पड़ेगा। ये बात आपको बेहतर समझ में आई होगी कि आप अगर अपने गांव के आसपास की गलियों में घूमते हैं तो आपको ना तो किराया लगने वाला है, ना कुछ खाने पीने को मिलने वाला है, तो आपको किसी से उधार ना तो लेने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही किसी को देने की ज़रूरत पड़ेगी। आप इन पॉइंटों को समझिए। देखिए, अभी सीधा सीधा यही परिकल्पनाएं नील बोर के मॉडल में आपको देखने को मिलेंगी। आप केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जितना आपकी जेब अलाउ करती है, आपकी पॉकेट अलाउ करती है। आप केवल उन्हीं जगहों पर घूम सकते हैं जिन जगहों पर घूमने के लिए आपकी जेब अलाउ करती है। आपकी जेब में जितना पैसा है आप उन्हीं जगहों पर सिर्फ घूम सकते हैं। अगला देखिए क्या है, अगला पॉइंट आपको क्या समझना है कि यदि आपको कहीं से फ्री में पैसा दे दिया जाए, आपकी लॉटरी लग जाए, अगर रास्ते में जाते समय आपको कहीं पैसा पड़ा मिल जाए तो आपके अंदर खुजली होने लगेगी कि यार, उत्तेजना पैदा हो जाएगी कि यार इस पैसे को खर्च कहाँ किया जाए। तो खर्च करने के लिए आप कहीं घूमने की इच्छा बना सकते हैं और घूमने जा भी सकते हैं। तो जब आप घूमने जाएंगे उस पैसे को खर्च करने के लिए तो आप इधर से तो भैया मुस्कराते हुए जाएंगे, अरे भाई चलेंगे, ये खाएंगे, वो खाएंगे, यहाँ घूमेंगे, वहाँ घूमेंगे। फिर जब वो पैसा खर्च हो जाएगा तो वापस आते समय आप बिलबिलाते हुए आएंगे, आप रोते हुए आएंगे। अगर आपकी जो बिलबिलाने की आहट है और जो आपकी रोने की आवाज़ है वो किसी रिकॉर्डिंग के द्वारा रिकॉर्ड कर ली जाए तो वो रिकॉर्डिंग के द्वारा जो आपकी आवाज़ रिकॉर्ड की जाएगी वही स्पेक्ट्रम के रूप में यहाँ पर दर्शाया जाएगा। तो आपने ये सारे पॉइंट आप समझे। अब हम नील बोर की जो परिकल्पनाएं हैं उनको समझेंगे एक एक करके। देखिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है, बिल्कुल प्यार मोहब्बत से इसको आप समझना है कि नील बोर ने सन 1913 में नील बोर ने प्लांक क्वांटम के सिद्धांत का प्रयोग किया और रदरफोर्ड के मॉडल की कमियों को दूर किया और अपना एक नया मॉडल प्रस्तुत किया। इसे नील बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। यही लिखा भी है, आपको ऐसे ही लिखना भी है कि सन 1913 में नील बोर ने प्लांक क्वांटम के सिद्धांत का प्रयोग करके रदरफोर्ड मॉडल की कमियों को दूर किया और एक नया मॉडल प्रस्तुत किया जिसे नील बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। ये परमाणु है और परमाणु का ये जो केंद्रीय भाग है इसे नाभिक कहा जाता है, जिसके अंदर प्रोटॉन रहते हैं और न्यूट्रॉन रहते हैं। प्रोटॉनों के ऊपर धन आवेश होता है, तो जितना एक इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है उतना ही प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है ये तो आप सभी जानते होंगे कि -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक उतना ही प्रोटॉन पर धन आवेश होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इस नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाएं यहाँ पर दर्शाई गई हैं। n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, ये विभिन्न कक्षाएं हैं। और इन कक्षाओं में घूमने के लिए अब पहली परिकल्पना आप समझिए नील बोहर की पहली परिकल्पना क्या है। पहली परिकल्पना है कि नील बोहर के अनुसार एक इलेक्ट्रॉन के पास एक निश्चित ऊर्जा होती है जिससे वह एक निश्चित कक्षा में ही घूम सकता है। अभी हमने आपको क्या बताया कि आपके पास सीमित पैसा है तो आप सीमित जगहों पर ही घूम सकते हैं। तो उसी के अनुसार नील बोहर के अनुसार एक इलेक्ट्रॉन के पास निश्चित ऊर्जा होती है जिससे वह एक निश्चित कक्षा में ही घूम सकता है। ये परिकल्पना आपको याद कहाँ करनी है। सीमित पैसा है, सीमित जगहों पर घूमेंगे, निश्चित ऊर्जा है तो निश्चित जगहों पर ही घूमेंगे। दूसरी परिकल्पना क्या है
कि आप केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिनका कोणीय संवेग nh/2 का पूर्ण गुणज हो, या हम कह सकते हैं कोणीय संवेग nh/2 के बराबर है। अब पहले आप कहेंगे कि सर ये कोणीय संवेग किस चिड़िया का नाम है? जो कोणीय संवेग होता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन, आप यहाँ पे समझिए परमाणु में कि ये इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में घूम रहा है, तो प्रत्येक समय पर इलेक्ट्रॉन की जो वेग की दिशा है वो बदल रही है, और इलेक्ट्रॉन के वेग की दिशा बदलने के कारण जो कोणीय संवेग उत्पन्न होता है वो द्रव्यमान, मतलब जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है और जिस त्रिज्या के पथ पर गति कर रहा है और जितने वेग से गति कर रहा है उनके तीनों राशियों के गुणनफल के बराबर होता है। जो कोणीय संवेग है mvr nh/2 तो दूसरी परिकल्पना आपको ये याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिसमें उनका कोणीय संवेग nh/2 के बराबर हो, और जो कोणीय संवेग होगा वो द्रव्यमान गुणा वेग गुणा त्रिज्या mvr बराबर nh/2। यहाँ पर m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है और v इलेक्ट्रॉन कितने वेग से घूम रहा है, और h प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत है, प्लैंक का नियतांक। तो h जो है वो प्लैंक नियतांक है जिसका मान 6.67 × 10⁻34 kg होता है, और जो n है वो कक्षा की संख्या है। अगर पहली कक्षा में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन तो n बराबर 1 लिया जाएगा, अगर दूसरी कक्षा में घूम रहा है तो n बराबर 2, तीसरी कक्षा में तो n बराबर 3, तो इस तरह से, और इन्हीं को मुख्य क्वांटम संख्या भी कहते हैं। अब हम समझते हैं कि अगली परिकल्पना क्या है नील बोर की, कि इलेक्ट्रॉन स्थायी कक्षाओं में घूमते समय ना तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है और ना ही ऊर्जा का अवशोषण करता है। अब हमने आपको बताया कि आप अगर गांव की गलियों में घूम रहे हैं तो आपको किसी से ना उधार लेना है और ना ही किसी को देना है। तो इलेक्ट्रॉन अपनी स्थायी कक्षाओं में, मतलब है कि उसके पास निश्चित ऊर्जा है, और निश्चित ऊर्जा के कारण जिस कक्षा में वो घूम रहा है वो उसकी स्थायी कक्षा कहलाती है, और उसको उसकी मूल अवस्था भी कहते हैं। कि इलेक्ट्रॉन स्थायी कक्षाओं में घूमते समय ना तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है और ना ही ऊर्जा का अवशोषण करता है। इलेक्ट्रॉन में अभिकेंद्रीय त्वरण का मतलब वेग की दिशा में परिवर्तन होने के कारण जो अभिकेंद्रीय त्वरण होता है, जिसके कारण परमाणु का स्थायित्व बना रहता है। तो ये तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है नील बोर के परिकल्पना में। इलेक्ट्रॉन स्थायी कक्षाओं में घूमते समय ना तो ऊर्जा की हानि करता है और ना ही ऊर्जा का अवशोषण करता है। अब हम बात करते हैं अगली परिकल्पना उनकी क्या कहती है, कि जब इलेक्ट्रॉन को बाहर से कोई ऊर्जा मिल जाए। अब बाहर से ऊर्जा देने का मतलब क्या है, कि हम परमाणु को, किसी पदार्थ को विकिरण द्वारा यानी कि प्रकाश द्वारा गर्म कर सकते हैं, आग के द्वारा गर्म कर सकते हैं, विद्युत के द्वारा गर्म कर सकते हैं। तो हम जो बाहर से अगर किसी पदार्थ को गर्म करें तो उस परमाणु को फ्री की ऊर्जा मिलती है, तो वो उस ऊर्जा को अवशोषित करके अपनी कक्षा को छोड़कर, अब उसके अंदर खुजली वाला कीड़ा लग गया, कि जब उसको बाहर से कोई ऊर्जा मिल जाती है तो उसको खुजली वाला कीड़ा लग जाता है। तो अब वो ऊर्जा को खर्च करने के लिए अवशोषित करके अपने ऊपर वाली कक्षा में चला जाता है। ये उसकी उत्तेजित अवस्था कहलाती है। ये यहाँ पे लिखा भी है कि जब परमाणु को बाहर से ऊर्जा मिलती है या दे दी जाए तो इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को अवशोषित करके अपनी कक्षा को छोड़कर उच्च ऊर्जा वाली कक्षा में चला जाता है। इसे परमाणु की उत्तेजित अवस्था कहते हैं। अब इस बात को समझिए। यहाँ पर देखिए हमने 2 कक्षाएं बनाई हुई हैं। अगर इस कक्षा में घूमने के लिए उसको 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की आवश्यकता है, और ऊपर वाली कक्षा है यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा चाहिए उसको घूमने के लिए। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए उसको कितनी ऊर्जा और चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसके पास पहले से है, क्योंकि यहाँ पर ना तो वो ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है और ना ही अवशोषण कर रहा है। तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उसके पास हर समय बनी रहेगी जब तक वो इस कक्षा में घूमता रहेगा। अगर अब इसको ऊपर वाली कक्षा में जाने के लिए और यहाँ पर घूमने के लिए उसको 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए,
तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 5, तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा अगर उसको दे दी जाए तो वो अपनी जो मूल कक्षा है उसको छोड़कर उच्च ऊर्जा स्तर पर चला जाएगा। लेकिन क्या होगा, 10 की घात -8 सेकेंड के बाद, मतलब 10 की घात 8 -8 सेकेंड बहुत, मतलब सेकेंड का बहुत माइक्रो सेकेंड हम कह सकते हैं कि इसकी परिकल्पना भी नहीं की जा सकती। 10 की घात -8 सेकेंड के बाद अब जब वो अपनी उच्च ऊर्जा वाली कक्षा में चला गया, वहाँ पर वो स्थायी नहीं है, तो इसके लिए उसे अपने ही घर में वापस आना पड़ेगा। जब जो ऊर्जा लेकर गया था उसी को वापस करेगा, जो ऊर्जा वो यहाँ से लेकर गया था उसी को वापस करेगा। तो 10 की घात -8 सेकेंड बाद इलेक्ट्रॉन पुनः अपनी कक्षा में लौटते समय विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। जो ऊर्जा वो लेकर गया था वही ऊर्जा उसे वापस निकालनी पड़ती है जब वो अपनी मूल अवस्था में, अपनी मूल कक्षा में जब वापस आता है, वो ऊर्जा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में निकालता है। और इन्हीं विद्युत चुंबकीय तरंगों को एक पर्दे के ऊपर लिया गया तो वहाँ पर रेखाएं देखने को मिली, तो उन्हीं को रेखीय स्पेक्ट्रम कहा जाता है। और जो ऊर्जा उसे चाहिए अपनी कक्षा को छोड़कर दूसरी कक्षा में जाने के लिए, कितनी ऊर्जा चाहिए, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पे चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पे चाहिए, तो 5 - 3, 5 - 3 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा दे दी जाए तो वो इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा। तो इसका मतलब है कि 5 - 3 का मतलब है E2 - E1। तो जो ऊर्जा उसे चाहिए E2 - E1, उच्च ऊर्जा वाली कक्षा बटे माइनस निम्न ऊर्जा वाली कक्षा। तो जो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार E बराबर h न्यू होता है, h न्यू बराबर E2 - E1। यहाँ से अगर आवृत्ति निकालेंगे तो h बटे में चला जाएगा, तो E2 - E1 अपान h जो फोटान की आवृत्ति होती है। आप, हमें लग रहा है कि बेहतर समझ पाए होंगे। और एक चीज़ आपको बता दें कि छठी परिकल्पना ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन को अपनी कक्षा में घूमते रहना है तो उसके लिए 2 बल कार्य करते हैं। एक तो नाभिक के अंदर धनावेश है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋणावेश है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋणावेश, नाभिक के अंदर धनावेश। तो धन आवेश और ऋणावेश के बीच प्यार मोहब्बत होता है, जो एक दूसरे को अपनी ओर खींच कर रखते हैं, जो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, उसे बोलते हैं, जो आकर्षण बल होता है उसे बोलते हैं स्थिर वैद्युत बल। एक बल होता है अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल को थोड़ा सा उदाहरण देकर समझाएंगे कि जिस तरह से आप बस में बैठकर अगर सफ़र कर रहे हैं, अगर आप ट्रेन में बैठकर सफ़र कर रहे हैं तो कहीं पर अगर मोड़ आता है तो मोड़ पर आपका शरीर बाहर की ओर गिरने लगता है। ये आपने अनुभव किया होगा जीवन में कि जब कहीं मोड़ पर, किसी वाहन पर, किसी बस पर अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो अगर वो वाहन मुड़ता है तो आपका शरीर बाहर की ओर, जो आपके शरीर का ऊपरी हिस्सा है वो बाहर की ओर झुकने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके ऊपर एक बल, अपकेंद्रीय बल, जो बाहर की ओर लगता है वो आपको झुकाने की कोशिश करता है। फिर आप अपने शरीर को बैलेंस बनाने के लिए, मतलब बाहर की ओर ना गिरो, तो उसको बैलेंस बनाने के लिए आप एक बल अंदर की ओर अपने शरीर को थोड़ा सा झुकाते हैं, जिसके कारण एक अभिकेंद्रीय बल उत्पन्न होता है जो mv²/r के बराबर होता है। आर क्या है? जिस मार्ग पर वो घूम रहा है उसकी त्रिज्या, m आपका द्रव्यमान, और v कितने वेग से आप गतिमान हैं उस समय। तो mv²/r जो अभिकेंद्रीय बल और स्थिर वैद्युत बल, और ये स्थिर वैद्युत बल कूलाम बल के बराबर होता है। मतलब दो आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है उसे स्थिर वैद्युत बल कहते हैं, और जो कूलाम बल के बराबर होता है K(Q1Q2)/r²। ये Q1 क्या है? Q1 है नाभिक के अंदर कितना आवेश है, और नाभिक के अंदर प्रोटॉन है, और प्रोटॉनों की संख्या को Z से लिखा जाता है, और एक प्रोटॉन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश होता है तो उसको Z/E ले सकते हैं। अगर प्रोटॉनों की संख्या Z है और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E है
तो Z इंटू ई, और इसके बाहर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इस पर आवेश E है, तो Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो जो अभिकेंद्री बल, अगर आपको किसी भी कक्षा में, किसी भी वृत्ताकार कक्षा में गति करना है तो आपके लिए दो बल बराबर होने चाहिए, आवश्यक होते हैं, अभिकेंद्रीय बल और स्थिर वैद्युत बल। स्थिर वैद्युत बल कूलाम बल के बराबर होता है, अभिकेंद्रीय बल mv स्क्वायर अपान r के बराबर होता है। तो mv स्क्वायर अपान r बराबर के जेड ई इंटू ई अपान आर स्क्वायर। इसको हम के का जो के है कूलाम का नियतांक है, इसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जेड ई स्क्वायर बटे आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया पूरा नील बोहर का परमाणु मॉडल। समझते हैं कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। अगर आपको ये मॉडल बेहतर समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी ऐसे वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक्स फॉर वाचिंग।